आदाब। आपकी मेज़बान नजम सहार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं फ़न और सुख़न की बात दानिश के साथ। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो बतौर अफ़साना निगार, ड्रामा निगार, तंज़ो मिज़ाह निगार की हैसियत से और बतौर एक शायर गुज़िश्ता 3 अशरों से अदब और अदबी हलक़ों से मुंसलिक हैं। आपकी पैदाइश पेशावर में हुई, मगर आपकी ज़िंदगी का एक तवील अरसा आपका बचपन कराची में गुज़रा। आपकी अब तक 6 तसानीफ़ जो है मंज़र आम पे आ चुकी हैं। दबिस्तान उरूज, अनीस मेहताब फाउंडेशन के रुए रवा, जनाब सैयद उरूज दबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा जी जनाब, तो आपसे हमारा पहला सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बचपन के हवाले से। आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा, कैसे थे आप बचपन में? शरारती थे या बहुत सोबर से सीधे साधे एकदम? कैसा बचपन गुजरा आपका? जी, बचपन मेरा कराची में गुजरा। और बचपन बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में गुजरा, क्योंकि आई वॉज अ कॉम्प्लेक्स चाइल्ड। बड़े मुझे क्योंकि बुलिफाई किया जाता था और बहुत ज़्यादा मुझे डिग्रेड किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो बचपन बड़ा खामोशी से गुजरा और बहुत दुबला पतला था। और बकौल यूनुस भट्ट साहब के जब अम्मा स्कूल लेके जाती नहीं, लोग समझते थे अस्पताल ले जा रही हैं, तो सेहत ऐसी थी। और फिर छुप जाया करता था लोगों से। और जब पहले दिन स्कूल गया तो मुझे पता ये चला कि मेरे अलावा भी दुनिया में और बच्चे मौजूद हैं जो मेरी हम उम्र हैं। तो बचपन ऐसे गुजरा। और फिर इसका नतीजा ये निकला कि मैं पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने लगा और किताबों से इश्क बचपन में ही हो गया। अपने अंदर ये लिखने की जो आपका एक एक खूबी है, अपने अंदर का लिखारी किस वक्त दरियाफ्त हुआ? किस वक्त दरियाफ्त किया आपने? मैं अपने अगर मैं देखूं, अपने आप के ऊपर नजर डालूं, तो मैं अपने आप को दरियाफ्त कर चुका था 16 बरस की उम्र में। 15 16, ये जो आठवीं नवीं 10वीं क्लास की एज होती है, इसमें मैं दरियाफ्त कर चुका था अपने आप को कि मैं लिख सकता हूँ। और मैंने पहला खाका अपनी जिंदगी का अपने एक मैट्रिक के जो मेरे क्लास टीचर थे, मैंने गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल से मैट्रिक किया। उस जमाने में उस स्कूल का बड़ा डंका बोलता था कराची में, और बेहतरीन स्कूलों में से एक था, और टीचर भी खैर वैसे ही थे माशाल्लाह। तो उनका मैंने खाका लिख के उनको सुना दिया था मैंने। तो वो खाका ज़ाहिर मिज़ाह में लिखा था मैंने। तो मेरे दो चार दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये इसका इम्पैक्ट बड़ा गलत पड़ेगा। लेकिन उन टीचर ने मुझे उस पर 10 रुपए का इनाम दिया उस वक्त। तो बस फिर वो लिखता मैं बस जब से आप यूं समझें तो मैं 8वीं क्लास से लिख रहा हूँ। और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि मैं कुछ ना लिखता हूँ। तो लिखना ये इतना आपके लिए दरियाफ्त कर लिया था मैंने अपने आप को। तस्लीम मैंने अपने आप को जब किया, जब मेरे टीचर ने मुझे इनाम दिया, तो बहैसियत नसर निगार मैंने अपने आप को तस्लीम कर लिया। ये आपके लिए बड़ा, जैसे हम कहें कि मुबारक शगुन हुआ, या एक बड़ा मस्बत वो रहा हिसाब किताब। अदरवाइज लाइक जैसा हम देखते हैं, अव्वल तो लोग अदब की तरफ आने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। फिर आपने स्टार्ट जो किया वो किया ही बाकायदा अपने करीब के लोगों के खाके लिखने से। उनके खाके जो है उनके बाकायदा उनके खाके आपने लिखे, ना सिर्फ लिखे, उनको सुनाए भी। तो उसके बाद जो एक रिएक्शन आपको आपके टीचर से तो बहुत अप्रिसिएशन मिला आपको। उसके बाद जो आपने वो लिखे खाके, और उसके क्योंकि फिर उसके बाद जो रिएक्शन था वो किस तरह से आया, लोगों ने आपको किस तरीके से कबूल किया? अच्छा, ये मैंने खाके लिखे तो मैंने वो मशहूर शायर हैं सैयद फैसल महमूद, वो मेरे कज़न है। और मेरी ज़िंदगी का 80% हिस्सा उनके साथ गुजरा। तो उनको मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि यार ये तुमने जिन साहब के बारे में लिखा है वो इस पे बड़ा नजीब नाराज हो जाएंगे इस पे। तो मैंने कहा नाराज होते हैं हो तो दुआ नाराजगी करें फेस की उनके। आपने, लोगों की, आपने लोगों की नाराजगी फेस की इन हवालों नहीं जी, से? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो लोगों की राय थी कि जैसे फर्ज कीजिए मैंने अपने मामू पे लिखा, उनका भी पिछले दिनों नवंबर 30 नवंबर को कोविड से उनका इंतकाल हुआ, वो भी राइटर थे, उनकी किताब आने वाली है। तो उनका मैंने जब ये लिख के लिखा उनका खाका, तो उनको जब मैंने सुनाया तो वो
उधर थोड़े से एक यूं समझे आपके थोड़े जज्बाती ज्यादा शख्स थे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, लेकिन बेइंतहा मोहब्बती। तो उन्होंने वो अपना खाका सुना, और उनकी बेगम भी, मेरी मुआनी भी वहाँ बैठी हुई थी। सैयद मोहम्मद सुहेल जाफरी था। तो उन्होंने जब वो खाका सुना मेरा, तो मेरी तरफ देखते रहे, और वो उठ के चले गए। तो मुझे पता था कि क्या उनका रिएक्शन होगा, मैं लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो चले जाएंगे। मैं समझे ये बतौर एहतजाज गए। लेकिन वो अपने कमरे से वापस आए, और उन्होंने एक परफ्यूम मेरे पूरे जिस्म पे स्प्रे कर दिया, कहने मेरे पास तुझे देने के लिए फिलहाल यही है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनकी ज़िंदगी की आखिरी तकरीब, अभी मुझे जो अदा जाफरी अवार्ड मिला पाकिस्तान में, मैं जा नहीं सका, पाकिस्तान आ नहीं सका, तो वो उन्होंने वसूल किया। और उस अवार्ड को वसूल करने के 2 दिन के बाद वो बीमार हुए, और 10 दिन में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप उनको तो लेके रिएक्शन काफी, हमेशा अच्छा है। आपको उनको लेके जो है काफी जो है जज्बाती हैं, काफी अटैचमेंट आपकी दिख रही है। जी अदा हाँ, वो जाफरी अवार्ड, जी। आपको अदा जाफरी अवार्ड जो मिला वो आपकी खिदमत की जो है, आपकी खिदमत की बिहाफ पे आपको अदा जाफरी अवार्ड मिला कैलिफोर्निया में जी रहते हुए। जनाब। आपकी जी जी। कैलिफोर्निया में रहते हुए जो आपकी तंजीमें हैं, जो आपकी जितनी भी तंजीम, वो उर्दू अदब के हवाले से क्या काम कर रही हैं? अच्छा, ऐसा है कि ये मेरी वालदा भी, क्योंकि उनका 2017 में इंतकाल हुआ, 28 दिसंबर को। तो वो भी, उन्होंने तीन तकरीबन 2016 में, 2015 में मुझे एक खत भेजा और एक मुसविदा भेजा कि ये मेरी किताब है, इसको छाप देना। तो मुझे बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने उनकी ज़िंदगी में ही उनकी किताब छापी। और बहुत खूबसूरत लिखती थी मेरी वालदा। गो कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी आलिम वही थी। तो उन्होंने वो किताब लिखी, मैंने वो किताब छापी। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी वालदा के नाम से तंजीम बनाऊँ। तो ये तंजीम मेरी 3 साल से चल रही है, और इसमें माशाल्लाह। हम शायरों, अदीबों और फनकारों के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेन मकसद ये होता है, इस तंजीम के चेयरमैन है डॉक्टर सैयद आमिर जबीर, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, वो भी कैलिफोर्निया में रहते हैं, वो इसके चेयरमैन है। अजमल सिराज इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, फैसल महमूद इसके प्रेसिडेंट हैं, और मैं फाउंडर मेंबर और एडवाइजर हूँ इस कंपनी का। तो हमारा काम होता है कि उन लोगों की किताबों को लेकर आए जो किसी वजह के तहत किताबें नहीं ला सकते। तो इसके तहत हम 10-12 किताबें छाप चुके हैं, और कुछ अभी पाइपलाइन के अंदर हैं। तो ये काम हम अदब के हवाले से कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुल्क से बाहर रहने के बायस आपकी एक गैर जानिबदाराना दाराना नजर होगी पूरे से जो काम हो रहा है, लाइक पाकिस्तान में, इंडिया में, अदब के हवाले से। कहाँ पे आप अदब का मुस्तकबिल जो है ज्यादा रोशन देखते हैं, या कहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज्यादा काम जो है अदब में बेहतर हो रहा है, और वहाँ पे जो है अदब का मुस्तकबिल बेहतर है, और वहाँ पे ज्यादा टैलेंट है? देखें जी, टैलेंट की अगर आप बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, या किसी भी सूबे से, या उनकी मादरी जबान कोई भी हो, वो उर्दू के लिए बाकायदा काम कर रहे हैं, और उनकी पहली प्रायोरिटी उर्दू ही है। तो और तमाम सूबों में पढ़ाई जाती है। हिंदुस्तान में ज़रा सूरत हाल इसके बरक्स है कि हिंदुस्तान में उर्दू लिखने बोलने वाले और समझने वाले कम लोग हैं। तो हिंदुस्तान में भी काम हो रहा है, लेकिन जाहिर है जहाँ पर मौके ज़्यादा हों और जहाँ ज़्यादा बोली जाए उर्दू, वहीं पे ज़्यादा होता है। और टैलेंट की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ उर्दू में ही नहीं, हर चीज़ में आप उठा लें, अगर टैलेंट की कदर हो, तो पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंट किसी भी फील्ड में कहीं और नहीं है। मैंने देखा, मैंने बहुत सारे ममालिक में मैं गया, लेकिन पाकिस्तान को एक अल्लाह ताला ने खुसूसी, यूं समझे एक नेमत है पाकिस्तान के लोग अल्लाह ताला की तरफ से, कि वो अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जो अच्छे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं हर चीज दबीर, सैयद उरूज दबीर साहब, जरा एक बात तो बताइए। आपकी तहरीरों में हम औरत का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे होते हैं, मस्बत पहलू, जिसमें आपकी औरत जो है खूबसूरत है, कुर्बानी देने वाली है, बहुत ज्यादा ईसार जो है उसके अंदर मौजूद है, और काफी मजलूम जो है वो नजर भी आ रही होती है। इस तरह से औरत को देखने का नजरिया क्या आपका बचपन से है, या अचानक आपने औरत को इस नजर से देखना शुरू कर दिया?
नहीं जी, उसका आप इसके सिर्फ एक ही, पीछे आप उसका एक ही मस्बत रूप दिखाते हैं, कभी हमने आपकी तहरीरों में औरत का कोई मनफी रूप देखा नहीं अभी तक। देखें जी, मेरी जो तहरीरें शुरू की हैं आज से कोई 15-20 साल पहले की तहरीरें हैं, उसमें मैंने औरत के औरत पने को बहुत हाईलाइट किया है, जिसे आप नेगेटिव पहलू कह सकते हैं। यानी औरत के औरत पने की मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि औरत हर चीज को जरा सोचती है कि नेगेटिव उसमें ज्यादातर औरत। वैसे अपने बचपन से नौजवानी तक मैं औरतों का बड़ा हामी रहा, और नौजवानी के बाद बड़ा मुखालिफ रहा, लेकिन अब फिर बड़ा हामी हूँ। तो इसकी वजूहत कई औरतें हैं। बचपन मेरा गुजरा मेरी बहनों की गोदों में, मोहतरमा राना तलत साहिबा, दीबा तलत साहिबा, आसमा तलत साहिबा, बल्कि जो मेरी बड़ी बहन है राना तलत साहिबा, जब उनकी शादी हुई है तो मैं इंटर में था, और मुझे अपने नाखून तक काटने नहीं आते थे क्योंकि वो काटती थी। तो औरत का बड़ा अच्छा एक मेरी जिंदगी के ऊपर तासुर था औरत के बारे में। मेरी एक खाला है, उनको मैं अपनी माँ ही समझता रहा काफी अरसे तक। तो उन औरतों की वजह से मैं औरत का बड़ा हामी था। लेकिन फिर कुछ इस तरह के, यूं समझिए आप, जब इश्क हुआ तब औरत के कुछ रूप सामने आए। तो उनकी वजह से मैं बिल्कुल औरत के खिलाफ हो गया, औरत पने के खिलाफ हो गया। लेकिन फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि मेरी बेगम साहिबा ने दोबारा आके औरत की इज्जत और एहतराम और औरत के मजलूम होने का, जो असल औरत है, जो जिम्मेदार औरत है, जिसमें औरत पना नहीं है, उससे मुझे मुतारिफ कराया। तो मैं औरत की अजमत का ना सिर्फ कायल हूँ, बल्कि उसको सलूट पेश करता हूँ। औरत और मर्द में एक फ़र्क है। मर्द को तालीम हासिल करनी पड़ती है हर चीज़ की। औरत कुछ चीज़ों की तालीम अल्लाह के यहाँ से लेके आती है। मिसाल मोहब्बत। मोहब्बत औरत के अंदर बिल्ट इन है। उसके अंदर जो ममता है, वो उसके बचपन से शुरू होती है, तभी वो गुड़ियों से खेलती है। और औरत एक नई नस्ल तैयार करके चली जाती है अल्लाह ताला की यहाँ। लेकिन वो सीखी सिखाई आती है मोहब्बत। मर्द को सीखनी पड़ती है। और आई थिंक तमाम खवातीन को शुक्रगुजार होना चाहिए आपकी मिसेस का, कि उसकी वजह, उनकी वजह से जो है आपका नजरिया खवातीन के हवाले से चेंज हो गया। जी हाँ, ये अच्छा बहुत सारी खवातीन इसको कहती भी हैं। हुमैरा राहत हैं, साइमा इसाक, अफरोज रिजवी, ये जितनी शायरात हैं मेरी बहनें, सिया सजदे हिंदुस्तान से। तो ये सारी बड़ा इसको कहती हैं, और वो मेरी तहरीरों के अंदर औरत का अच्छा रूप देखती हैं। और इसमें मेरी बीवी को बरमला वो कहती भी हैं। तो वाकई में मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझ जैसे गुनाहगार की भी मगफरत कर दी और जन्नत में कोई हूर वगैरह दे, तो मुझे हूर नहीं, मुझे यही बीवी चाहिए। तो ये मेरी माशाल्लाह। चीज काफी लोगों ने अडॉप्ट कर ली है। और बीवी का एहतराम लाजमी है, बहुत लाजमी है। उसको आप एहतराम देंगे। दरअसल तो माँ का काम उस वक्त खत्म हो जाता है जब आपकी तालीम खत्म हो जाती है, माँ का काम खत्म। फिर बीवी का काम शुरू होता है जब आपकी शादी होती है ना, कि बीवी आपको माशरे के सामने कैसा पेश करती है। गंजे, मोटे, काले, बेहाल, बदाल, पटीचर मर्द की जिम्मेदार उसकी बीवी होती है, बेसुकून मर्द अच्छा। की। अच्छा। दबीर साहब, जरा हमें एक बात बताइए। दबीर साहब, हमें ये बताइए, अम, फनकार और अदीब मुआशरे के हसास तरीन लोग होते हैं, और इनका काम होता है मुआशरे का वो चेहरा लोगों के सामने लाना, कि जो कि बहुत जो कि उसका सही, जो उसका हकीकी चेहरा है, जो उसके ओरिजिनल मसाइल हैं उनको सामने लाना जो है एक फनकार का और एक जो अदीब है उसका काम होता है। क्या आपको लगता है, लाइक, माशरे का तल्ख रूप सामने लाना, क्या आपको लगता है कि आज का अदीब जो है अपनी जिम्मेदारियां समझता है, और आज के अदब में ऐसा काम हो रहा है जो मुआशरे की हकीकतों से लोगों को रोशनास करवा रहा है? देखिए जी, अगर आप आजकल के अदबी मंजरनामे से दो चीजें निकाल दें आप, चाहे उसमें शायर हो या अदीब हो, खुसूसन मैं सीनियर शोरा की बात करता हूँ, सीनियर अदीबों की बात करता हूँ। अगर उसमें से वो वाले लोग निकाल दिए जाएं जो अदबी मंजरनामे को और अदबी एक जो तासुर है अदबी लोगों का, वो खराब किया जा रहा है। कुछ मुतशायरात पैदा की जा रही हैं, मुतशायर पैदा किए जा रहे हैं। कभी कभी इस ऐसा चीज, लगता है ये बहुत जानबूझ के किया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल दरअसल बात ये होती है कि कुछ जाती मफादात होते हैं। और इसमें मैं खुसूसन खवातीन से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि किसी से इस्लाह लेना कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाह लें, आप सीखें, लेकिन हुदूद में रहते हैं।
मतलब कॉम्प्रोमाइजेस ना करें आप चीजों पे। और शायरी वो चीज है जो हर एक को सीखनी पड़ती है, हर एक को सीखनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, उरूज हर एक को सीखने पड़ते हैं। तो अब हमारे यहाँ जो मंजरनामा है, हमारे यहाँ मंजरनामा ये है कि हम जिस माशरे में हैं वो माशरा बेहतरीन लोगों का माशरा है, लेकिन उन लोगों की बदकिस्मती है कि उस माशरे में बदतरीन सिस्टम्स राइज हैं। ये मसला है। और अदीब जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। और ये क्योंकि अल्लाह की तरफ से है। फ्रस्ट्रेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, कुदरती बात। एक तरीका ये है कि आप जराइम की तरफ चले जाएं, बंदूक उठा लें। एक तरीका ये है कि जो आप अपने आप को डिस्कवर करें और कलम उठाएं। कलम उठाने वाले आप देखते होंगे हजारों शायर शायरात मौजूद है फेसबुक के ऊपर भी। अब मैयार की बात मैं नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि मैयार का तयन वक्त करता कि आपने किस मैयार का काम किया। और जो संजीदा लोग हैं वो ज्यादातर फेसबुक वगैरह को अवॉइड करते हैं। लेकिन अब कुछ सीनियर लोगों ने और शोरा कराम ने फेसबुक को एक जरिया समझ लिया है सीखने का, सिखाने का, अपने आप को मुतारिफ कराने का। तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अलबत्ता अदीब की एक जिम्मेदारी लाजमी है कि वो अदबी खयानत ना करे। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं जहाज उड़ाना नहीं जानता, जाहिर है मेरा काम नहीं है। लेकिन कोई अगर मुझसे पूछ रहा है कि भाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है, तो मैं उसको सिखाऊंगा क्या? वो जहाज ने गिरना ही। तो लिहाजा मुझे एक ये अगर मैं एक चीज जानता हूं तो मेरी ये इल्मी, मुझे खयानत नहीं करनी चाहिए। अदीब बाज़-औक़ात मुरव्वत में या किसी और वजह के तहत तनकीद को नहीं करते हैं, और तनकीद लोग बर्दाश्त भी नहीं करते। अलबत्ता मेरा ये है, मेरा उसूल ये है कि मैं तनकीद को बेहद पसंद करता हूँ, वो किसी भी किस्म की हो। तो ये सब चीजें हैं जो राइज हैं, लेकिन बहरहाल इनकी तादाद कमी है और कम ही रहेगी। फहश निगारी, लोगों का मानना ये है, अगर आपको माशरे की हकीकत और बेरदा जो उनके हकायक हैं उन पे से पर्दा हटाना है, तो आपको फहश निगारी जो है की तरफ कभी कभी जाना पड़ता है। लिखने वाले हकीकत निगारी में और फहश निगारी में थोड़ा सा कंफ्यूज होके उसको जिस तरीके से अपनी तहरीरों को सामने लाते हैं, वो माशरे में, आपको क्या लगता है कि लाइक फहश निगारी या हकीकत निगारी, इनमें कोई फर्क है या ये होना चाहिए अदब में? कितना जरूरी है, देखिए जी, कितना लाजमी है? बड़ा आपने बेहतरीन सवाल पूछा, और ऐसा सवाल मैंने कभी किसी के मुंह से सुना नहीं। और दीगर इंटरव्यूज भी सुनता हूँ मैं लोगों के, और खुद भी देता हूँ, तो ऐसा सवाल कोई पूछता नहीं है। क्योंकि सवाल अपनी नौइयत के अंदर बड़ा खतरनाक सवाल है। इसका जवाब ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तकाजा होती हैं चीजों का। अब अगर आपको किसी ड्रामे में या किसी कहानी में औरत और मर्द का कोई ताल्लुक दिखाना है, तो जाहिर है अगर आप उसके अंदर वो चीजें शामिल कर देते हैं हुदूद में रहते हुए, तो वो लाजमी उसका हिस्सा है। या अगर किसी औरत के ऊपर कोई इस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है आपकी इस चीज अपनी से एक मुताल्लिक। तहरीर इस हवाले से है, आपकी अपनी तहरीर एक इस हवाले से है जिसमें आपने कब्रों की बेहुरमती और कब्रों में मौजूद लाशों की बेहुरमती के हवाले से जो है लिखा है। जी हाँ, वो मेरा एक अफसाना है, उसका नाम है अनोखा। तो वो अफसाना काफी जेर बहस रहा पिछले दिनों। और वो दरअसल बात ये है कि हमारे यहाँ बकौल यूसुफी साहब के जिनसी नाकाबंदियां इतनी कर दी जाती हैं कि इंसान फितरी तकाजों के मुतालिक भी इजहार नहीं करता। और एग्जैक्टली। उसका तकाजा ये था, वो एक सच्चा वाकया था कि अभी आपने कब्रों की बेहुरमती का सुना होगा वाकया 3-4 बरस पहले। तो हमारे यहाँ हर वो आदमी वो अच्छा है जो खुद को अच्छा पेश कर रहा है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये तो उसके नजदीकी लोग जानते हैं। और मरे हुए लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए, लोग कहते हैं। तो मेरा जरा इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, मरे हुए आदमी की अच्छाइयां बयान करो, लेकिन अगर उसकी कोई ऐसी बुराई है जिससे माशरे को नुकसान हो सकता है, उसकी तरफ निशानदेही जरूर होनी चाहिए। और जहां तक आपने फहाशी की बात की, मंटो से ज्यादा बेबाक लिखने वाले चंद ही लोग हैं जो मंटो के लेवल के हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप मंटो के अफसाने अपनी बेटी अपनी बहन को दे सकते हैं? अपनी माँ को कहीं ना पढ़ो।
तो ये लेकिन एक बड़ा सवाल है। कुछ चीजें ओपन अगर उनको खोल के बयान ना किया जाए तो वो कभी भी लोगों के सामने, कुछ चीजों का लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। तो उनको खोल के बयान करना, उनको बहुत वजाहत के साथ बयान करना एक देखिए वो जरूरत हो बात जाती आपकी है। अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जरूरी नहीं है। देखें मसला वही है ना। अब मंजरनामा कुछ इस किस्म का हो कि उसको ढके छुपे अल्फाज में बयान कर दिया जाए। अब उसको इतना ज्यादा खोल के कि वो फहाशी के जुमरे में आ जाए और वो तमाम चीजें काबिल जब्त हो जाए, तो वो इशात नाकाबिल इशात हो जाए, तो वो तो चीज मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि तहजीब के दायरे में रहते हुए निशानदही की जा सकती है, टॉपिक की तरफ निशानदही की जा सकती है। जैसे आप अनोखा मेरे अफसाने की आपने बात की, तो वो अफसाना मुझ पे बड़ा बोझ था, आपको सच बताऊं। और असल बोझ मुझ पे यही था कि ये टॉपिक ऐसे है कि मैं अगर इसको बयान नहीं करूंगा खुल के अगर बयान करूंगा तो ये फहाशी में जाएगा, और अगर इसको मैं छुपा के बयान करूंगा तो मौजू नहीं खुलेगा। तो लिहाजा बहरहाल अल्लाह का करम ये हुआ कि उसकी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह ताला की, कि जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मुझे खुद भी पता नहीं होता कि उसका अख्ताम अल्लाह कैसे करा देता है। ये मुझ नाचीज पे अल्लाह का खुसूसी करम है। तो वो मौजू भी बयान हो गया और वो टॉपिक भी बयान हो गया, और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की जो चीजें हैं उसकी असल जिम्मेदार माँ है। माँ है, और माँ क्योंकि एक बच्चे की पहली परवरिश और तरबियत गाह वही है, तो माँ का बड़ा किरदार होता है हमारी यहाँ। जो अभी आपने देखा होगा मोटरवे इंसिडेंट, और ये भी खैरपुर के अंदर एक एएसआई साहब ने जो माशाल्लाह कारनामा अंजाम दिया, उनको अल्लाह खुश रखे। तो इस तरह की जो खवातीन के खिलाफ हो या छोटे बच्चों के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, जिनसी तौर पे जी। उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसकी वजह उन मुजरिमों की माँ है मेरे ख्याल से। उनके घर के अंदर या तो कोई बदएहतियाती हो रही है, या तवज्जो नहीं दी जा रही, कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है। आपका वरना एक बड़ा हमारा जो निसाब है वो पहली जमात से हमें मजहब की तरफ लेके आता है, और मजहब हमें इन सब चीजों से रोकता नहीं है। वो इंसान के फितरी तकाजे हैं, मजहब उसका मजहब ने हमारे तो यहाँ हर चीज मजहब को भी बड़ा बहुत विविध मजहब ने तो हर चीज को बड़ा खोल के बयान किया है, लाइक एग्जैक्टली। लेकिन मजहब के अंदर हमारी यहाँ तरबियत नहीं है, शर्म हया की वजह से। जबकि मजहब के अंदर ऐसा नहीं है। हमारी औरत बेचारी को खुद ही कुछ नहीं पता, तो वो आने वाली नस्ल को क्या बताएगी? तो ये इसका एक खुसूसी इंतजाम होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, औरत की तरबियत पे, उसके हक पे, और औरतों के हक पे मर्दों को ज्यादा बोलना चाहिए औरतों के मुकाबले में। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मर्दों को, ऐसे मौलवियों को, ऐसे मुफ्तियों को सामने आना चाहिए जो औरत को औरत के हक बताए, और मर्दों को भी बताएं कि तुम्हारी बीवियों, बहनों और माओ का तुम पे क्या हक है। दबीर भाई, आपके दो दोस्त, एक तो अंदरूनी, दूसरे आपके शदीद दोस्त, जी हमें जी। जरा इनके मुतालिक बताइए। ये अंदरूनी आपका जो एक किरदार है, जीता जागता सांस लेता हुआ, कहीं से भी वो एक किरदार नजर नहीं आता। वो लगता है जैसे कि हमारी ही जिंदगियों का हिस्सा है, और बिल्कुल ही कोई हकीकी किरदार है। दूसरा जो आपके नहीं नहीं, शदीद दोस्त हैं, अंदरूनी जिनकी जिनकी आपसी दोस्ती जो है वो मजीद होने वाली है, इन सारे दोस्तों के बारे में, इन दोनों दोस्तों के बारे में हम जानना चाहेंगे, और जुमला आपके मुंह से देखिए सुनना भी चाहेंगे। जी, अंदरूनी का मामला ये है कि मैं अपने आप का बहुत ज्यादा मुशाहिदा किया करता कि लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं, या लोग मुझे क्यों इस तरह तनकीदों का निशाना बनाते हैं मेरे रंग के हवाले से, या मुझे क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उसी दौरान मैं अपने अंदर के आदमी से बात करने लगा, और फिर वो अंदर का आदमी मुझसे बात करने लगा। फिर वो गुफ्तगू में मंजर आम पे ले आया। दरअसल अच्छा खासा अंदरूनी वो है शरारती है। जो, जी अच्छा खासा, जिस दिन लोगों के हाथ लगा वो बहुत उसके साथ झगड़े होंगे उसके, अच्छा खासा शरारती है। जी, बहुत शरारती है वो। जो बात उसको कहनी होती है वो अपने ऊपर रख के कह देता है, अंदरूनी। और वो अंदरूनी आप हैं, मैं हूं, पूरा माशरा अंदरूनी है जी। बस अंदरूनी का ये है कि वो, देखिए अगर आप मुझे ये कहें कि आप यहाँ से दफा हो जाएं, ये एक बात है। अगर आप मुझे कहें कि जी मैं जरा एक काम में मसरूफ हूँ, दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। तो अंदरूनी का सहारा लेके मैं वो बात कर लेता हूँ जो कहनी चाहिए, और मजाक के अंदर लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, सीरियसली नहीं बहुत बर्दाश्त बड़ी करते। से बड़ी बातें अंदरूनी साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें मजाक मजाक में और मिजाह में कह जाते हैं,
और हम हैरान रह जाते हैं कि लाइक इसके लिए हमको उदास होना है या इसके लिए इस पे उनको अप्रिशिएट किया जाए, काफी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। जी हाँ, जैसे वो अभी एक अंदरूनी का एक वो था 2 साल पहले, तो वो लोगों को काफी हैरान कर गया कि सुनाइए अंदरूनी ये प्लीज। कहता है कि जी, अंदरूनी ये कहता है कि पाकिस्तान में हुक्मरान का इंतखाब करना ऐसे ही है जैसे कोई जानवर कुर्बान होने के लिए कसाई का इंतखाब करे। तो ये सब फिल्म होता है, अल्लाह की मेहरबानी से होता है। किसी किसी और ये हद तक दिन भर दुरुस्त होता है। है, दिन भर होता है। अच्छा, उस पे सोने पे सुहागा है कि बेगम भी माशाल्लाह ऐसी हैं कि कोई मौका छोड़ती नहीं शॉट लगाने का। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो कहने लगी, हम जा रहे थे कहीं, कहने लगी जी मैं गाड़ी चलाती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं चलाता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी मेरे से फुटपाथ पे चढ़ गई थोड़ी सी। तो मोहतरमा फरमाने लगी आप ये क्यों समझते हैं कि गाड़ी उसी हिस्से तक महदूद है जहां आप बैठे हुए। तो अंदरूनी बड़ा लुत्फ लेता है ऐसी चीजों से, जो अंदरूनी के ऊपर शॉट पड़ते हैं उनसे भी बहुत लुत्फ लेता है। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और आपके शदीद दोस्त? जी, शदीद दोस्त मेरे जो हैं वो भी बस ऐसा ही है, उनकी मैं आड़ लेता हूँ उनकी। मेरे शदीद दोस्त, सगे दोस्त, बेहतरीन दोस्त, इन सब की मैं मजीद आड़ लेता दोस्त? हूँ। अजमल सराज की आड़ लेता हूँ, फैसल महमूद की आड़ लेता हूँ, नुमान जाफरी की आड़ लेता हूँ। तो वो बयान कर देता हूँ और वो बात भी ऐसी होती है कि वो इनकार नहीं कर सिराज सकते। साहब, हम चाहेंगे आप उनका कुछ कलाम भी सुनाए, और अपना आपसे भी आपका भी कलाम सुनना चाहेंगे। कैसे उनसे जी, मुलाकात हुई, किस तरह से जानना हुआ आपका? देखिए आ, नोमान जाफरी के साथ तो मेरी जिंदगी गुजरी, फैसल महमूद हम अली के साथ मेरी जिंदगी गुजरी। हम दबीर भाई, हम अजमल जी जी। सिराज साहब की बात कर रहे हैं। अजमल आपके आपके जो सिराज को शदीद मैं ये शदीद दोस्त कहता जो हूँ हैं, कि वो आप उन्हीं को अपनी किताब में अज, आपने उन्हीं को अपना शदीद दोस्त बताया है, तो हम जी जी, चाहते हैं आप उनके। अजमल सिराज का यहाँ जहां तक मामला है, अजमल सिराज बड़ा संगीन आदमी है। वो इतना संगीन आदमी है कि शक और शिर्क की तरह आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और उनसे आप जान भी नहीं छुड़ाना चाहते। अब अजमल की बहुत सारी चीजें, उससे मेरी बात नहीं हो अगर अजमल से, तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। और शायद वो भी मेरे फोन का इंतजार करता हो या ना करता हो, लेकिन उसको धड़का जरूर रहता होगा कि अब फोन आया, और जब फोन आया। अच्छा, ये कुदरती बात है कि इन लोगों से बात किए बगैर मैं रह भी नहीं पाता। और अजमल सिराज की जहां तक बात है, इसका जो मैंने उन्वान दिया उसके खाके का, वो है खतरे में दरिया। और अजमल सिराज इसी किस्म का आदमी है। और बल्कि मेरे सारे दोस्त ही इस किस्म के हैं। नोमान जाफरी वो मेरे हैं तो सगे मामू, लेकिन मैंने उनको कभी मामू समझा ही नहीं, उनसे रिश्ता बदल लिया मैंने। उनको मैंने दोस्त बना लिया। उनको प्यार से सब बॉबी कहते हैं, मैं उन्हें बॉब कहता हूँ। तो हम आपस में बहुत अच्छे दोस्तों में से। और अजमल सिराज से तारुफ कैसे हुआ वो भी बड़ी दिलचस्प बात है। मुझे नोमान जाफरी ने, अच्छा क्योंकि मुझे भी लिखने लिखाने का शौक था, लेकिन मैं जरा शायरी से, शायरी में होता ही है कि आपका बयान कहीं रह जाता है, एक तशनीगी रह जाता है। तो मैं नसर में चला गया, मिजा में चला गया। तो लिहाजा मैं शायरी वगैरह, नोमान जाफरी वगैरह, खैर हमारी यहाँ महफिलें हुआ करती थी, खालिद मोइन, अजमल सिराज, तौकीर चुगताई भाई, जरीफ एहसन भाई, मोहम्मद अतीक भाई, ये सब आया करते थे, तो मुलाकातें होती थी नोमान जाफरी की मार्फत। तो अजमल का एक शेर सुना मैंने, बुझ गया रात वो सितारा भी, हाल अच्छा नहीं हमारा भी, ये जो हम खोए खोए रहते हैं, इसमें कुछ दखल इसमें है कुछ दखल है तुम्हारा भी। तुम्हारा भी। इन अशार ने मुझे अदबुआ कर दिया। मैं इस दौर में सितारों से यही कुछ तो कहा करता था, बल्कि खुद हम कलाम रहता था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये शायर कौन है, मैं समझा कोई बुढ़ा खापड़ किस्म का शायर होगा। लेकिन अजमल सिराज बस छाता चला गया फिर वो। और मुझे नहीं पता कि, और मैं तो बल्कि अजमल सिराज को ये कहता हूँ, और लोगों से भी अदबी हलकों में कहता हूँ, कि शहनशाह सेले मुमतना है अजमल सिराज। और उतना ही खूबसूरत माशाल्लाह। इंसान है वो माशाल्लाह। और बल्कि ये सारा ग्रुप जो मैं कहूँ, आफ्ताब मुस्तर, डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर, नुमान जाफरी, खालिद मोइन भाई, अजमल सिराज, अहमद नवेद भाई, तो ये तो पूरा एक माशाल्लाह, मैं ये कहता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन लोगों के साथ मेरा वक्त गुजरा और इन लोगों से दिली ताल्लुकात है। अब 8,000 मील दूर बैठे हुए, लेकिन चैन ही नहीं पड़ता जी एक दूसरे के बगैर। आप खुद भी बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका खूबसूरत कलाम जो है आप हमको सुनाएं। बस जी, एक गजल है ये,
कुछ मेरे दोस्तों की पसंदीदा गजल है, तो वो पेश करता हूँ। कुछ बताकर छुपा लिए मैंने, कुछ बताकर छुपा लिए मैंने, कुछ तुम्हें गम सुना लिए मैंने। कुछ बताकर छुपा लिए मैंने, कुछ तुम्हें गम सुना लिए मैंने। जो वाह। किसी ने कभी तेरा पूछा, जो किसी ने कभी तेरा पूछा, कुछ फसाने बना लिए मैंने। सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत नहीं रही तारी, अब मोहब्बत नहीं रही तारी, दुख नए जो लगा लिए मैंने। क्या कहूँ मैं उसे बताता क्या, क्या कहूँ मैं उसे बताता क्या, दुख सभी फिर छुपा लिए मैंने। वाह। तुम रुके सुभान अल्लाह। ही, तुम रुके ही नहीं लहत पर तो, तुम रुके ही नहीं लहत पर तो, दो मलाइक बुला लिए मैंने। तुम रुके ही नहीं लहत पर तो, दो मलाइक सुभान बुला अल्लाह। लिए। बहुत शुक्रिया। भाग गए इस पे तो थे दोबारा, तुम्हें सितारे दोबारा जो, इरशाद हो जाए, मुकर्रर इरशाद हो जाए। तुम रुके ही नहीं लहत पर तो, दो मलाइक बुला लिए मैंने। वाह, बहुत खूब। भाग गए थे तुम्हें सितारे जो, भाग गए थे तुम्हें सितारे जो, आंख में वो सजा लिए मैंने। भाग गए थे तुम्हें सितारे जो, आंख में वो सजा लिए मैंने। यूं गुजारे तेरे बिना कुछ दिन, यूं गुजारे तेरे बिना कुछ दिन, दायरे ही बना लिए मैंने। अब नहीं, अब मिलेगा नहीं मुझे वो तो, अब मिलेगा नहीं वो तो मुझे, वो मुझे, सॉरी, अब मिलेगा नहीं मुझे वो तो, इस्तिखारे करा लिए मैंने। अब आहा। मिलेगा सुभान नहीं अल्लाह। मुझे वो तो, इस्तिखारे करा लिए मैंने। लड़खड़ा तो गए मेरे पाँव, लड़खड़ा तो गए मेरे पाँव, पर जमीन पर टिका लिए मैंने। लड़खड़ा तो गए मेरे पाँव, पर जमीन पर टिका लिए मैंने। अब रुके ना रुके यहाँ तायर, अब रुके ना रुके यहाँ तायर, कुछ शजर तो लगा लिए मैंने। अब रुके ना सुभान रुके अल्लाह। यहाँ तायर, कुछ शजर तो लगा लिए मैंने। क्या मिला है उरूज कब मुझको, क्या मिला है उरूज कब मुझको, बस जुनू ही कमा लिए मैंने। क्या मिला है उरूज कब मुझको, बस जुनू ही कमा लिए मैंने। कुछ बहुत खूब। बता कर छुपा लिए मैंने, कुछ तुम्हें गम सुना लिए मैंने। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। अच्छा रूज लबीब साहब, अगर हम आपसे ये पूछें कि पाकिस्तान में कुछ लिखने वालों की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, माशी तौर पे वो काफ़ी कमज़ोर हैं, और जो है उनकी इमदाद और उनकी सपोर्ट उस तरीके से, जिस तरीके से की जानी चाहिए उस तरीके से भी नहीं की जा रही होती, हालांकि आई थिंक कि फंड्स वगैरह सारे मिल रहे होते हैं कुछ फाउंडेशंस को इन तमाम अदीबों की सपोर्ट करने के लिए, उनको उनकी मदद करने के लिए, मगर फिर भी कुछ अदीब जो है अपनी उनकी माशी जो है हालत इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से उनका जो है फिर वो कमर्शियल लिखना शुरू कर देते हैं अपनी हालत को बेहतर करने के लिए, उनका जो कलम है वो एक मुख्तलिफ अंदाज में चला जाता है। ये सारे मौजू ऐसे हैं कि जो बहुत छुपते हुए मौजू हैं, जिनके ऊपर जो है बात करने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। इन हवालों से आप देखिए क्या बात बात करना दरअसल, चाहेंगे? जी जी, बात दरअसल ये कि इसकी दो वजूहात है। शायरों और अदीबों की माली हालत दिगरगू होने की दो वजूहात है। शायर को जो मोहब्बत का गम मिलता है ना, तो वो गम उसको इतना हावी पड़ जाता है कि वो कनात पसंद हो जाता है। वो तरक्की की रफ्तार स्लो कर लेता है शायर और अदीब अपनी। एक तो वजह ये है। और फिर शायर और अदीब जो होते हैं वो अल्लाह ताला बनाता है उनको, तो उन लोगों लेकिन को कल की परवाह। जैसे जी ये जी विरसा होते हैं हमारा, ये हमारा असासा, ये हमारा विरसा होते हैं, जी जी इनको इनका ख्याल रखना ये कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जी। एक तो मसला ये होता है, दूसरा मसला ये होता है हमारे यहाँ जो अदबी तौर के ऊपर जो फंडिंग लेने वाले इदारे हैं, उन इदारों में माजरत के साथ, उन इदारों के अंदर मसला ये है कि वो शायर और अदीब को, जैसे फर्ज कीजिए किसी शायर और अदीब को उन्होंने प्लॉटों का ऐलान हुए थे आज से कोई 20-25 साल पहले, वो आज तक मिल रहे हैं, पता नहीं है कहाँ वो प्लॉट्स, और कहाँ है वो सारी। बेचारा शायर अदीब अपने अदबी काम से बीमार होने के बाद तंग आ जाता है कि मैं इसके अलावा कोई काम क्यों नहीं कर लेता, तो मैं ज्यादा बेहतर होता। जब वो इट्स अ कसमत फुल पुरसी का टाइम शिकार जॉब। होता है। इट्स अ जी जी, ये पूरा फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आदमी, देखें जब तक
माली आसूदगी ना हो, मेयार कभी भी अदीब का अच्छा नहीं हो सकता, ना शायर का बिल्कुल। अच्छा हो सकता है। तो और शायरी या अदब को जरिए माश बना लेना या समझ लेना, ये एक अलहदा चीज है, किस्मत की बात है। और ज्यादातर शोराए कराम जो हैं या बड़े बड़े शायर, गालिब, मीर वगैरह भी अब बाद अजमर की मशहूर हुए, क्योंकि उनकी बात जरा मुश्किल से समझ में आती है ना। और दूसरी बात ये कि ये जो तंजीमों की अगर मैं बात करूं, तो ये लोग थोड़े थोड़े 5-5, 10-10 रुपए सबको दे के खुश हो जाते हैं कि साल में आपने 10 आदमियों को अगर लाख लाख रुपए भी दे दिए तो उसका कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर ये हो कि 10 लाख रुपए दो शायरों को, अदीबों को दें, उनको कोई कारोबार छोटा मोटा करा दें, और फिर 1 साल बाद किसी दो को इस तरह दे दें। और उन इस दौरान 3-4 साल में वो जिन्होंने कर्ज लेके कारोबार शुरू किया है, शायर और अदीबों ने, वो भी माली तौर पे स्टैब्लिश हो जाएंगे, उनसे कर्ज भी वापस लेके किसी तीसरे। ये दरअसल बात एक माइंड सेट की है। देखें, जब तक गरीब आदमी गरीब रहेगा, आसूदा हाल उससे फायदा उठाता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि ये मेरे बराबर में आए, चाहे किसी तंजीम का सरबराह हो, वो किसी भी वजह से सरबराह लग गया हो, ये सब एक अलहदा बात है, एक लेकिन वो चीज, कभी भी सपोर्ट फुल नहीं करेगा। मछली पकड़ना नहीं सिखाएगा, मछली खिला देगा। चलिए, जिस वक्त अदीबों को सपोर्ट भी होने लगती है, जब होता है, फिर वो कमर्शलिज्म की तरफ जब जाते हैं, तो उनकी तहरीरें सारी कुछ कमर्शियल जो होती चली जाती हैं, वो एक तरह की होती चली जाती हैं। यानी फिर उनका अदब एक मखसूस, कि जो बिकेगा बस वो सिर्फ वही चीज लिखेंगे। उनका अदब एक अलग ही मेयार की तरफ चला जाता है, कि जो अदब के साथ बजाते खुद एक ज्यादती है। बड़ा अदीब का खूबसूरत आपने कलम सवाल। अदीब का कलम भी ऐसा लगता है जैसे कभी कभी बिक जाता है। यानी माशी उससे तंग आके बाज़ औक़ात लोग अपना कलम बेचने पे मजबूर होते हैं। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। बाज औकात वो मजबूरी कह लें उसको, और बाज औकात पैसे की लालच भी आप उसको कह लें। बहुत, मेरे भी 2 ड्रामों पे काम हो रहा है इंडिया के ऊपर, लेकिन वहां पर भी मसला यही है। मैंने कहा एक शर्त के ऊपर आप मेरे ड्रामे पे, मेरी कहानी पे ड्रामा बना सकते हैं, और मेरे ड्रामे की शर्त ये है, स्क्रिप्ट के अंदर एक जुमला भी आप चेंज नहीं कर सकते, वो उसकी इजाजत नहीं है। अच्छा, होता ही है कि यहाँ पे बहुत सारे शायरों और अदीबों का ये तजर्बा है कि उनको प्रोड्यूसर या टीवी चैनल्स ने पूरे पूरे उनसे प्रोग्राम बनवा लिए, ड्रामे लिखवा लिए, और जब उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो पूरा पूरा ड्रामा उनको चेंज करने का कहा गया। तो जो उसूल पसंद लोग हैं उन्होंने चेंज नहीं किया उसको, और ना वो चेंज करते हैं, चाहे जितनी ऑफर दी जाए। भी पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर ड्रामा ड्रामा सीरियल चली है, जिसके राइटर ने भी ये एतराफ किया कि जी मैंने इसका एंड चेंज किया है। वो, अच्छा, मसला ये है कि जो पाकिस्तानी माशरे में आप औरत को जितना ज्यादा बुरा दिखाएंगे या जितना ज्यादा अच्छा दिखाएंगे, उतना चलेगा। नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो मजलूम मर्द भी मार्केट में आ चुके हैं। वो बिल्कुल खलील गलत रहमान कॉन्सेप्ट है। साहब देखिए, जो, देखिए मैं उसके खिलाफ हूँ। नहीं, मैं इतना उसके गलत तो वो खिलाफ भी हूँ नहीं कि है, चाहे किसी हद औरत तक हो, वो भी दुरुस्त। चाहे मर्द भी औरत हो। मजलूम होता है। हाँ, होता है, मैं बिल्कुल इस बात पे आपकी तस्लीम करता हूँ। लेकिन हमारी यहाँ जरूरत ये, हमारे यहाँ जो मर्द है ना, मर्द डोमिनेंट हमारा माशरा है पाकिस्तान का, वहां पे मर्द इसको अपनी एक इजाफी काबिलियत, या जो मजलूम ना भी हो वो मजलूम बना फिरता है। जबकि हमारी औरत 70% ओरिजिनली मजलूम है। 70%। सिर्फ 30% भी शायद मैं ज्यादा कह गया हूँ। दो चार औरतें, अब अगर मेरी बीवी से भी पूछे तो 636 मसाइल उसके साथ भी होंगे, जो मेरी बातें उसको नहीं पसंद होंगी, लेकिन वो जाहिर है बर्दाश्त करती है। औरत, पाकिस्तानी औरत का मायने मतलब ये है कि कोई कंक्रीट की बनी हुई मूरत है, वो इतनी मजबूत है। और हमारी यहाँ ये जो ड्रामों की सेटिंग हुई है, इसका मैं शदीद मुखालिफ हूँ। ये हमारे माशरे का हिस्सा ही नहीं है ये कहानियां। ये कहानियां, हो सकता है कि आपके मुआशरे में जो है कहीं ना कहीं पे राइज हों, और जो है अब आ रही हों जिस तरह से कमर्शलिज्म की तरफ पे। देखिए, एनीवेज, मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूँ ना शहर, वो हवाला मेरा ये है कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो हैं वो मुतवस्सित तबके के हैं या गरीब हैं। और जरूरी नहीं है कि आप अच्छा ड्रामा ग्लैमर दिखा के ही बना लें, पैसे वालों को ही दिखाकर बना लें। अच्छा ड्रामा, हमारे यहाँ बेहतरीन ड्रामे बने, एक से एक बेहतरीन ड्रामा, उसमें कहाँ ग्लैमर था? ग्लैमर अगर था भी, मैंने तो कोई कहानी नहीं देखी जो गरीबों पे मबनी हो, किसी ड्रामे की काफी अरसे से नहीं देखी। और ये ट्रेंड हमारे यहाँ आया हिंदुस्तान से। क्या गरीब हंसता नहीं है? क्या गरीब की जिंदगी नहीं गुजरती?
क्या गरीब के मसाइल नहीं होते? क्या गरीब अपने मसाइल से जहानत से, तदब्बुर से और अपनी तालीम से, अपने तजर्बे या अपने मुशाहिदे से नहीं उनको फेस करता? उन्हें दिखाइए आप। वो आपके 70 के 80% लोग आपके वही हैं। लेकिन क्योंकि लोग बैठते हैं शाम को ड्रामा देखने तफरी के लिए, तो वो खुश हो रहा होता है ग्लैमर देख के, कि जो उसकी ख्वाहिश होती है ना, कि मेरे पास ये चीजें, वो टीवी में देख के अपने आप को हीरो समझ रहा होता है कि वो, मैं भी इस ड्रामे का कोई हिस्सा हूं। हमारे यहाँ ड्रामा सिर्फ तफरी रह गया। पहले ड्रामा, अफसाना, प्रोग्राम, सब चीज के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता था। हमारे यहाँ जो कमर्शियल होते थे वो भी बड़े मीनिंगफुल हुआ करते थे। आपको बड़ा मशहूर जमाना कमर्शियल याद हो शायद, आप तो खैर छोटी होंगी, आपकी याददाश्त में ना हो। वो एक बीमा कंपनी का इश्तेहार आता था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। अब वो कमर्शियल का कमर्शियल था। अब्बू की दुआ अलहदा थी, बेटी की मोहब्बत अलहदा थी। बड़ा हिट कमर्शियल था। आप आज भी चलाएं वही ताजगी महसूस होगी। इवन अगर आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करें और आज के हिसाब से चलाएं, क्योंकि ये माँ बेटी और बाप का रिश्ता, बच्चों और बाप का रिश्ता, और एक तहफुज का रिश्ता, ये कभी भी तब्दील नहीं होगा। हमारे यहाँ बस मसला ही, हमने हिंदुस्तान से ये चीजें उधार ले ली हैं। और और हिंदुस्तान को ड्रामा हमने सिखाया है। हिंदुस्तान को ड्रामा, एक्टिंग, कॉमेडी सब पाकिस्तान ने सिखाई है। और अब हम हिंदुस्तान की चीजें ले रहे हैं। अब आप सोचें जरा, इमेजिन करें कि एक ड्रामे में जिक्र हो रहा है किसी ससुराल का, हिंदुस्तानी ड्रामे में, कि जी वो, उसके पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो उसके ससुर ने 900 करोड़ का चेक लिख के दे दिया उसको। अबे 900 करोड़ होते कितने पता है तुम्हें? कि दबीर पता भाई, नहीं कौन सी हमारा दुनिया में रह रहे हैं। हमारा टाइम थोड़ा सा कम है। एक आखिरी सवाल आपसे। जी बहुत कभी शुक्रिया। आपको अपना कभी आपको अपना कलम रुकता हुआ महसूस हुआ, कि जहां पे आपको लगता है कि आपका कलम जकड़ गया, ये आपको लिखना चाहिए था मगर आप अपना वहां पे कलम आपको रोकना पड़ा, ये चीज आपने लिखी नहीं मगर आपको लिखना चाहिए थी? कभी आपको अपना जो कलम है वो जकड़ा हुआ महसूस हुआ, रुका जी हुआ मुझे महसूस अक्सर हुआ? होता है, और मुझे लगता है कि ये कमी अभी रह गई मुझ में, और मुझे ये काम करना है। मैं पाकिस्तानी औरत के ऊपर एक मालूमाती किताब लिखना चाहता हूँ। ये मेरी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी औरत की सलाहियतें, उसकी इसके तो फिर तालीम। काफी सारे वर्जन्स आएंगे। ये तो काफी जी ये बड़ी बुक। इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा, इसमें मैं काफी कुछ लिख चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैं रोजाना ही लिखता हूँ, रोजाना की बुनियाद पे लिखता हूँ। क्योंकि ना लिखूं, ना पढ़ूं तो नींद नहीं आती। और खाली वक्त में अगर कुछ नहीं लिखूं तो मेरा वक्त नहीं गुजरता। तो लिहाजा ये इतने अरसे से, कोई तकरीबन 40 बरस से ये काम जारी है। तो बहुत कुछ तैयार है इस पे, और मैं औरत का वो रूप पेश करना चाहता हूँ जो औरत को तालीम दे। और औरत की वो तालीम, जो तालीम उसको नहीं दी जाती। जो शख्स ये कहता है ना औरत को कि औरत जाहिल है, सबसे बड़ा जाहिल वो है। क्योंकि औरत अल्लाह के यहाँ से तालीम हासिल करके आती है। चलिए जी, आखिरी में आपको जो है, आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को अपना पैगाम दीजिए, कोई अच्छा सा, जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए कुछ अच्छी सी बात, को अच्छा सा पैगाम दीजिए। कि मैं यही फिर कहना हम आपको चाहूंगा, अल्लाह हाफिज कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके चैनल का, कि उन्होंने, और मैंने बड़े टाइम के बाद ये कोई इंटरव्यू दिया है। और उसकी भी आप वजह आप देते नहीं जानती हैं। इंटरव्यूज, आप जी देते मैं नहीं नहीं देता। इंटरव्यूज बिल्कुल जी भी। मैं हिंदुस्तान से काफी लोगों ने मुझसे कहा हुआ है, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं देता। लेकिन आप, क्योंकि इनकार नहीं किया जा सकता कुछ लोगों को, तो फिर देना पड़ा। और फिर मैं इस चीज के खिलाफ बहुत हूँ, ये शुक्रिया। जो वीडियो चैनल वगैरह हैं इसके। लेकिन बहुत बहरहाल अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको तरक्की दे, आपके चैनल को। और दूसरी बात ये कि मैं पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को, कि मैंने जो अपने अंदर कमियां महसूस की, उसमें एक बड़ी कमी ये थी कि मुझे मोहब्बत की कमी महसूस होती। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि मोहब्बत की कमी उन्हीं लोगों को महसूस होती है जो मोहब्बत देने में बुखल से काम लेते हैं। मैंने मोहब्बत और इज्जत लोगों को देना शुरू कर दी। अल्लाह ने उसका इतना मुझे रिटर्न दिया कि मेरी सोच से बाहर है। और मोहब्बत सिर्फ देने का नाम है, मिलती खुद ब खुद है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जीती रहे, सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला खैरन कसीरा। और आपके सवालात बड़े गैर मुतवक्को थे और बहुत शानदार थे। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभी भाई, वंस अगेन। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, जजाकल्ला। और सब लोग सलामत रहें, और पाकिस्तानी कौम आप सबसे अच्छी कौम। तो जनाब, ये थे हमारे साथ सैयद उरूज सबीर साहब, जिनके साथ अभी हमारी बेहद अच्छी गुफ्तगू रही। और आप देख रहे थे प्रोग्राम
फन और सुखान की बात दानिश के साथ। अब अपनी मेजबान नजम सहार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।